Hello students, my name is Rudra Pratap Singh and today I am going to teach you group 13 of P block elements. स्टूडेंट्स ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आप लोगों को ग्रुप 13 के बारे में पढ़ाऊँगा जिसको हम लोग बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको बेनिफिट हो सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जो हमने आप लोगों को एस ब्लॉक पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। सेम वैसे ही अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल वाला वो आपका कहाँ एंट्री करता है, पी ऑर्बिटल में। इसीलिए अगर आप इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो NS2Np 1 to 6 होता है। 1 to 6 इसलिए क्योंकि जो पी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर आपके पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका ग्रुप 13 होता है। अगर पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 14 होता है। इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। पी ब्लॉक में आपके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में। 6 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका नंबर है 13 to 18। उसके बाद जो उनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2Np 1 to 6 है, जहाँ पे N आपका उस पर्टिकुलर पीरियड का नंबर है। इसके बाद ग्रुप 13 को हम लोग स्टूडेंट्स बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये जो आपके 5 एलिमेंट हैं ये बोरॉन फैमिली का पार्ट है। ये सारे के सारे आपके ग्रुप 13 में आते हैं। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगर जितने भी मेटल अर्थ पे पाए जाते हैं उनमें बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और अगर सारे एलिमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे आता है अर्थ क्रस्ट में, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके ऑर्डर में। इसके बाद हम लोग सबसे पहले जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। अब अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। जो आपका ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2Np 1। अगर आप इसको बोरॉन में देखें तो भी यही रहेगा, बस N की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है पीरियड के अकॉर्डिंग। एल्यूमिनियम में भी 3s2 3p1, गैलियम में भी 4s2 4p1। तो जो लास्ट वैलेंस शेल का है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 13 में सबका ही NS2Np 1 होता है। इसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं आपके उनका स्मॉलर साइज़ होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्यों स्मॉलर साइज़ होता है, क्योंकि अगर आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अब अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा,
और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो आपके वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जिससे आपका एटॉमिक साइज़ कम हो जाएगा। तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनका एल्कलाइन अर्थ मेटल से या ग्रुप 2 एलिमेंट के मेटल से कम साइज़ होता है। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। अब गैलियम को छोड़कर ऐसा क्यों है? गैलियम में ऐसी क्या खास बात है? अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं गैलियम में, दे डू नॉट स्क्रीन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इफेक्टिवली। तो अगर स्क्रीन करने का मतलब है स्टूडेंट्स रोकना, तो अगर वो न्यूक्लियस के चार्ज को इफेक्टिवली नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, जो वैलेंस शेल है उसके ऊपर फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगा और उससे उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से जो गैलियम है उसका साइज़ कम हो जाता है, नहीं तो जनरली डाउन द ग्रुप जाते समय एटॉमिक साइज़ बढ़ता ही है। आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम बोरॉन टू टेल्यूरियम। तो बोरॉन से थैलियम तक आयनिक रेडियाई बढ़ती जाती है। इसके बाद डेंसिटी आती है स्टूडेंट्स। डेंसिटी इंक्रीजेज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ग्रुप में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, वो हाइयर होता है ग्रुप 2 के एलिमेंट से। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता जाता है और उसके बाद इंक्रीज़ हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि जब साइज़ बढ़ता जाएगा आपका, तो जो आपके एटम्स हैं उनके बीच में उतना इफ़ेक्टिवली फोर्स नहीं लग पाता है। इस वजह से उनके बीच में वीक बॉन्ड बनते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। वैसे नॉर्मली जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ग्रुप 2 एलिमेंट से, क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट से इनका साइज़ कम होता है तो एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। बोरॉन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर in which boron atoms are held together by strong covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए एक्सेप्शनली हाई होता है क्योंकि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं। बोरॉन आपका नॉन मेटल है। इसके बाद हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है आपके ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, वो लोअर होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से, क्योंकि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो होता है NH2NP1। तो अगर NH2NP1 है स्टूडेंट्स, तो जो आपका P ब्लॉक है लास्ट में, जो P ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अगर ये लूज़ कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, वो कम होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से या ग्रुप 2 के एलिमेंट से। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज़ करती है बोरॉन टू एल्यूमिनियम, लेकिन जो गैलियम है उसकी स्लाइटली हाइयर आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि गैलियम का साइज़ स्मॉल होता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है तो उसको रिमूव करना मुश्किल होता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाती है। इसके बाद इट अगेन डिक्रीजेज इन इंडियम एंड इंक्रीजेज इन द लास्ट एलिमेंट थैलियम। तो जनरली आयनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ होती जाती है क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स कम होता जाता है और वो इजीली रिमूव किया जा सकता है।
आप हमारे वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जबकि गैलियम, इंडियम और थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 होती है। इनकी वेरिएबल होती है। जैसे जैसे हम ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं, अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ें स्टूडेंट्स, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 13 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आता है? जो बीच में आपके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आते हैं। द टेंडेंसी टू एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड द टेंडेंसी टू अटेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इसी वजह से जो आपके गैलियम, इंडियम और थैलियम होते हैं, ये आपके +1 से +3 तक दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, अंदर के d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट। जबकि बोरॉन और एल्यूमिनियम आपके +3 दिखाते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो जो आपके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। अगर आप इसका कन्फिग्रेशन देखें तो जो बताया था आपको ग्रुप 13 का कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 NP1। तो अगर ये P का एक लूज़ करेगा और S का 2 लूज़ करेगा, तब टोटल ये आपका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ग्रुप S के इलेक्ट्रॉन हैं वो इतनी ईजिली नहीं देना चाहते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से सिर्फ p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन दे पाता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ये अटेन करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स बाई इंटरवीनिंग d एंड f इलेक्ट्रॉन्स। s ऑर्बिटल से पहले आपके d और f ऑर्बिटल भी पड़ते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज को इतना इफ़ेक्टिवली रोक नहीं पाते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर फोर्स बढ़ जाता है और वो इतनी आसानी से निकल नहीं पाते हैं। इसी वजह से जो लोअर एलिमेंट ग्रुप होते हैं आपके गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ज़्यादातर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्रीफर करते हैं, इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो कितनी ईजिली कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज ले रहा है अपने ऊपर। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ कम होता है, और अगर साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो इतनी ईजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे तो उनका मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। इसके बाद ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम इसलिए बढ़ता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी साइज़ बढ़ने की वजह से। लेकिन गैलियम और थैलियम में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से या d और f ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज़ कम हो जाता है और आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाती है। तो अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जा रही है तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, तो मेटालिक कैरेक्टर इनका कम हो जाता है। इसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर से मतलब है स्टूडेंट्स कि वो कितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करके खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू।
तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर एल्यूमिनियम से थैलियम तक कम होता जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि एल्यूमिनियम से थैलियम की तरफ जाते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, तो वो इतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। वैसे जो ऑर्डर होता है वो एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। तो ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर की बात थी। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ एयर। तो एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 बना लेता है, और एयर में आपकी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो Bn बना लेता है। अब जो एल्यूमिनियम है वो एयर में स्टेबल होता है, क्योंकि वो पहले रिएक्ट करके एयर के साथ अपने ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है। तो एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ऑक्सीडाइज पहले होने के बाद उसके ऊपर Al2O3 की फिल्म आ जाती है। तो जब सरफेस पे एल्यूमिनियम मेटल फ्री नहीं रहेगा एयर से रिएक्ट करने के लिए, तो फिर वो रिएक्टिविटी कहाँ से शो करेगा। तो एल्यूमिनियम आपका एक बार रिएक्ट करता है, उसके बाद वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है और दोबारा रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जितने भी आउटडोर विंडो पैनल्स या डोर पैनल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इन्वायरमेंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो बोरॉन आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हीट करने पर बोरॉन नाइट्रेट बना लेता है Bn, और एल्यूमिनियम आपका बना लेता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों ही आपके नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डेटा होता है तो आपको एक बार में याद नहीं होगी। आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, उसके बाद आप हमारे नोट्स पढ़िएगा, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसके बाद हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो जो आपके हाइड्राइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 13 के एलिमेंट डायरेक्ट कंबाइन नहीं होते हैं हाइड्रोजन के साथ, इनके हाइड्राइड को इनडायरेक्ट मेथड से बनाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपने हैलाइड ले लिया जैसे बोरॉन का, इसको LiAlH4 से रिड्यूस कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपका हाइड्राइड फॉर्म करने का मेथड है। आप हाइड्राइड डायरेक्ट नहीं बना सकते ग्रुप 13 एलिमेंट से। बोरॉन के नंबर ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं जिनको हम लोग बोरेन्स बोलते हैं। ये बोरेन्स वाटर के साथ ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो बोरॉन का हाइड्राइड B2H6 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H3BO3 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ये जो बोरेन्स होते हैं या बोरॉन के हाइड्राइड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हम बाकी हाइड्राइड्स की बात करें, जैसे ग्रुप 13 के जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनके हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है। क्यों डिक्रीज़ होती जाती है? क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ है MH बॉन्ड की वो डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे एलिमेंट का साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो छोटा सा एटम होता है, तो उनके बीच में उतना इफ़ेक्टिव बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाता है। इसलिए जब आप डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो जो आपकी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन की बात करते हैं।
BH3 नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाई मतलब होता है 2, तो डाई बोरेन मतलब B2H6। इसके आपने ऑर्गेनिक में बहुत सारे यूज़ पढ़े हुए हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका एक बोरॉन था, इससे ये आपके हाइड्राइड्स जुड़े हुए हैं, ये हाइड्राइड्स दूसरे बोरॉन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है डाइमर का फॉर्म का, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं हैलाइड्स की। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं आपके बोरॉन फैमिली के एक्सेप्ट थैलियम, ये सारे के सारे आपके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। ट्राई हैलाइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? MX3, बोरॉन प्लस X गिव्स BX3। X आपका हैलाइड है। हैलाइड में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं स्टूडेंट्स? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे। तो अगर आप बोरॉन ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं Cl2 के साथ तो वो भी आपका BCl3 दे रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं Cl2 के साथ तो वो भी आपका AlCl3 दे रहा है। तो जितने भी आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर MX3 टाइप का हैलाइड बनाते हैं। एक आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है और 3 आपके हैलोजेंस होते हैं। जितने भी आपके बोरॉन ट्राई हैलाइड्स होते हैं या एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड्स होते हैं, ये सारे के सारे आयनिक होते हैं। आयनिक आपका सिर्फ AlF3 होगा, बाकी जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट होंगे। अब जो आपका एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड है ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपका स्टेबल होगा। जबकि BX3 आपका मतलब बोरॉन का ट्राई हैलाइड आपका मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जितने भी आपके ग्रुप 13 एलिमेंट के हैलाइड्स होते हैं ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। लुईस एसिड की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर आपका बोरॉन के हैलाइड का होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम। लुईस एसिड स्टूडेंट्स फिर से बता दे रहे हैं, लुईस एसिड्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो अगर वो लुईस एसिड हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर। सबसे ज़्यादा बोरॉन का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, फिर आपका गैलियम आती है, फिर इंडियम के ट्राई हैलाइड्स आती है। तो ये सारा आपके हैलाइड्स के बारे में था। इसके बाद एनमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। जो बोरॉन है आपका वो बाकी जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ऐसा क्यों होता है? बोरॉन का जो साइज़ है आपका स्मॉलेस्ट होता है पूरे ग्रुप में। तो अगर साइज़ स्मॉलेस्ट है तो जो बाहर का वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। तो ये सारे आपके बोरॉन के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे बाकी एलिमेंट से। अब बाकी कुछ और डिफरेंस भी हैं आपके। इट इज़ अ नॉन मेटल वाइल अदर मेंबर्स आर मेटालिक। मतलब बोरॉन को छोड़ के जो आपके आते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वो मेटालिक कैरेक्टर के होते हैं या मेटल्स होते हैं। इट्स शोज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है स्टूडेंट्स? एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने की। हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनका साइज़ कम है तो जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि बाकी सब आयनिक और कोवेलेंट दोनों फॉर्म करते हैं। The oxides and hydroxides of boron are weakly acidic.
वाइल दोज ऑफ एल्यूमिनियम्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आपको ग्रुप 1 और 2 में भी बताया था स्टूडेंट्स। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो जो बोरॉन के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में। वैसे भी जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उन सब के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो मेटल होता है उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसनट्रेटेड HNO3, जबकि एल्यूमिनियम ऐसा नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पहले भी बताया था कि एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव फिल्म फॉर्म कर लेता है, जिसके बाद वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। तो ये सारे आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे बोरॉन के, ग्रुप 13 के बाकी एलिमेंट से। इसके बाद बोरॉन आपका सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब कि उनके ये दोनों एलिमेंट आपके डायगोनली एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनके बीच में कुछ पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी होती हैं, इसीलिए हम इनको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। जो बोरॉन है आपका ये एग्जिबिट करता है रिसेम्बलेंस विद इट्स डायगोनल एलिमेंट सिलिकॉन ऑफ ग्रुप 14। अब इनमें क्या रिलेशन है ये हम लोग देख लेते हैं। दोनों बोरॉन और सिलिकॉन आपके नॉन मेटल्स हैं। दोनों आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों ही कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। बोरॉन के हाइड्राइड्स को हम लोग बोरेन्स बोलते हैं, सिलिकॉन के हाइड्राइड्स को हम लोग सिलेन्स बोलते हैं। इसके बाद दोनों कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और वोलाटाइल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। बोरॉन आपका बोरॉन क्लोराइड रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और H3BO3 और HCl दे देता है। सेम चीज़ आपका सिलिकॉन भी देता है। अब बोरॉन और सिलिकॉन दोनों के जो सॉलिड ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइंस में डिज़ोल्व होकर बोरेट फॉर्म कर लेते हैं और सिलिकेट फॉर्म कर लेते हैं। ये भी इनके बीच में पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है। अब क्योंकि बोरॉन और सिलिकॉन दोनों ही आपके नॉन मेटल हैं तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड दे देते हैं। ये आपके स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी थे बोरॉन और सिलिकॉन के। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। इसके बाद बोरॉन की बात करते हैं। अब हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग अकरेंस देखते हैं। बोरॉन आपका फ्री स्टेट में अकर नहीं करता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि बोरेक्स हो गया आपका। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O है। इसके बाद आपका कैरनाइट हो गया। कैरनाइट का फॉर्मूला Na2B4O7.4H2O है। तीसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट मिनरल है बोरॉन का वो ऑर्थोबोरिक एसिड है, मतलब H3BO3 है। अब बोरॉन का हम लोग आइसोलेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जो एलिमेंटल बोरॉन है उसको हम ऑब्टेन करने के लिए, अब क्योंकि ये ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑक्साइड से एलिमेंट निकालने के लिए हम उसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको प्योर एलिमेंटल बोरॉन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम बोरिक ऑक्साइड को B2O3 को रिएक्ट करा लेते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, इनसे किसी के साथ भी रिएक्ट कराते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। तो अगर आप रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स तो B2O3 रिएक्ट करता है पोटेशियम के साथ और बोरॉन आपका एलिमेंटल बोरॉन मिल जाता है और पोटेशियम ऑक्साइड मिल जाती है। अब बोरॉन के यूज़ क्या क्या हैं? बोरॉन का यूज़ हम लोग सेमीकंडक्टर में भी करते हैं, जैसे आप सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, जानते ही हैं आप इसको।
बोरॉन की जो रॉड्स होती हैं इनका यूज़ करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर में बोरॉन को कंट्रोलर की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जो आपका न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो आपका बोरॉन है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एक एलिमेंट फॉर्म कर ले रहा है। तो इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन में कंट्रोल रॉड्स की तरह यूज़ होता है। इसके बाद बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नाम से आया हुआ है। फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का। ये नेचुरली अगर करता है ड्राइड अप लेक्स में। इसको ऑब्टेन करने के लिए हम बॉयल कर देते हैं जो मिनरल होता है कोलेमनाइट। फॉर्मूला Ca2B5O11। इसको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, NaBO2 बनता है और Na2B4O7 मतलब बोरेक्स बन जाता है। अब इस रिएक्शन में NaBO2 को रिमूव करने के लिए हम CO2 को पास कर देते हैं उससे, तो हमारे पास Na2B4O7 मतलब बोरेक्स मिल जाता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बोरेक्स की। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है आपका स्टूडेंट्स, ये बेसिक होता है नेचर में। तो Na2B4O7 प्लस 7H2O गिव्स NaOH प्लस H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड। तो बेस आपका बेसिक नेचर होता है बोरेक्स का। अब अगर आप बोरेक्स को इथाइल अल्कोहल के साथ हीट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है आपका ट्राई बोरेट फॉर्म कर लेता है। ये दोनों रिएक्शन आप देख लीजिए। अगर बोरेक्स को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोबोरिक एसिड बना लेता है। तो ये इसका बेसिक नेचर दिखा रहा है बोरेक्स का। इसके बाद एक्शन ऑफ हीट। तो बोरेक्स को जब आप हीट करते हैं तो सबसे पहले ये जो 10 वाटर हैं डेकाहाइड्रेट हैं ये लॉस हो जाता है। 10 वाटर उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। Na2B4O7 बचता है। उसको फर्दर हीट करने पे Na2B4O7 ब्रेक हो जाता है NaBO2 और B2O3 में। NaBO2 आपका सोडियम मेटाबोरेट होता है और B2O3 आपका बोरिक एनहाइड्राइड होता है। इनऑर्गेनिक को याद करने का कोई ऐसी शॉर्ट पिल नहीं है स्टूडेंट्स, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी ये आपको याद होगी। इसके बाद जो आपकी बोरेक्स बीड है उसका यूज़ करते हैं हम लोग डिटेक्शन ऑफ कलर्ड बेसिक रेडिकल्स में। इसको हम लोग बोरेक्स बीड टेस्ट भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप कोबाल्ट सल्फेट को देखें तो उसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो आपका कोबाल्ट ऑक्साइड और SO3 में ब्रेक हो रहा है। इस कोबाल्ट ऑक्साइड को जब B2O3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं बोरेक्स बीड के साथ तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड बना ले रहा है। इसी को आपको बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। इससे हम पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है उसमें। तो अगर आप आयरन के साथ बीड फॉर्म करेंगे तो वो ग्रीन कलर देगा, क्रोमियम भी आपका ग्रीन कलर देता है और निकिल आपका ब्राउन कलर देता है बीड टेस्ट में। इसके बाद आते हैं बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड पे। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? बाय ट्रीटिंग बोरेक्स Na2B4O7 प्लस डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। मतलब आप बोरेक्स को जब किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका हाइड्रोबोरिक एसिड मिल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है।
इसके बाद ये C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ट्राई इथाइल बोरेट दे देता है। ये आप दोनों की इक्वेशन देख सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स? इसका यूज़ होता है एंटीसेप्टिक बनाने में या आई लोशन बनाने में, जिसको हम लोग बोरिक लोशन भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव में भी करते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम के कंपाउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड है वो है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या Al2Cl6, इसका डाइमर का फॉर्म। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग AlCl3.6H2O को हीट कर देते हैं, तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको फर्दर हीट करने पे आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है Al2O3। अब अगर आप एल्यूमिना मतलब Al2O3 को हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, तो अगर आप एल्यूमिना को कार्बन के साथ हीट करते हैं ड्राई क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो आपका AlCl3 मिल जाता है। ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या AlCl3 का प्रिपरेशन का तरीका है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो AlCl3 को अगर मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो फ्यूम्स फॉर्म हो जाती हैं। फ्यूम्स किसकी होती हैं? ये HCl की। तो AlCl3 प्लस वाटर गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 प्लस HCl। अब आपका AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम करता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। फ्रीडल क्राफ्ट आपने अल्कोहल में भी पढ़ी थी, और एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की रिएक्शंस में भी पढ़ी थी। और इसका यूज़ मॉर्डेंट डाई में भी होता है। तो ये स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो एलम है, जिसको हिंदी में हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। एलम्स कई टाइप के होते हैं। अगर ये पोटेशियम के साथ बन रहा है तो इसको पोटाश एलम बोलते हैं। अगर यही सोडियम के साथ बन रहा है तो इसको सोडियम एलम बोलते हैं। अगर ये अमोनियम के साथ बन रहा है तो अमोनियम एलम बोलते हैं। और अगर यही आयरन के साथ बन रहा है तो इसको फेरिक एलम बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला सबका सेम है, सब में आपके सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं और 24 आपके वाटर प्रेजेंट हैं। पोटाश एलम को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए हम हॉट इक्विमोलर क्वांटिटी पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट की लेके मिक्स कर देते हैं। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन करके हमें पोटाश एलम मिल जाता है। या फिर हम एल्यूमिनियम पाउडर को अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर मिक्स करें तो उसको अमोनल बोलते हैं, और इसका यूज़ बॉम्ब में किया जाता है। एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर का यूज़ बॉम्ब में किया जाता है। एल्यूमिनियम आपका सिल्वर पेंट का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब सिल्वर पेंट बनाने में एल्यूमिनियम यूज़ होता है। और जो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है इसको फायर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में भी यूज़ होता है। तो ये आपके एलम के इम्पॉर्टेंट यूज़ थे।